नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। डॉलर के मुकाबले रुपया धड़धड़ा कर गिर रहा है। जितना गिर रहा है उतना ही भारत की अर्थव्यवस्था की बर्बादी को बतला रहा है। मगर भाजपा के विचारक अलग ही बवाल काट रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख यानी मोहन भागवत का कहना है कि देश की रोजी रोटी का रास्ता राम मंदिर से होकर के जाता है। मतलब रुपया कमजोर होता रहे, महंगाई की मार हम और आप झेलते रहें, अर्थव्यवस्था बर्बाद होती रहे, लोग तंगहाली में जीते रहें। अब किसी बात की चिंता नहीं करनी है क्योंकि राम मंदिर बन चुका है और वहीं से रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा। अब यह देश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की बपौती तो है नहीं कि जो भी उनकी जुबान से निकलेगा उसी के मुताबिक यह देश चल पड़ेगा, लोगों की भलाई होने लगेगी। लोगों की जिंदगी की हालत तो तभी सही होगी जब अर्थव्यवस्था में सबके लिए ढंग की जिंदगी की गारंटी मिल पाए। 13 जनवरी 2025 को डॉलर के मुकाबले रुपए में जो गिरावट दर्ज की गई है वह पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा गिरावट थी। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत हाल फिलहाल में 86 रुपए 59 रुपए के आसपास चल रही है। $1 के मुकाबले जब रुपया 84 रुपए 40 पैसे को पार कर गया तब से लेकर अब तक डॉलर के मुकाबले में रुपए में जो गिरावट दर्ज की जा रही है वह डॉलर के मुकाबले रुपए का सबसे निचला लेवल लगातार बनते जा रहा है। जानकारों की माने तो साल के अंत आते आते $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए को पार कर जाएगी। याद कीजिए कि साल 2013 में जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा था तो भाजपा के नेता क्या कहा करते थे। साल 2013 में $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 62 रुपए को पार कर चुकी थी। भाजपा कहती थी कि डॉलर के मुकाबले रुपया तभी मजबूत होगा जब देश में मजबूत नेता आएगा। उस समय कहा जा रहा था कि यह बताना मुश्किल है कि डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा गिर रहा है या कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी और रुपए के गिरने में होड़ लगी हुई है और अब देखिए क्या हो रहा है। सबसे मजबूत नेता के दौर में डॉलर के मुकाबले रुपया गिर करके अपने सबसे निचले स्तर पर हर आने वाले दिन पार कर जा रहा है। यह बहुत बड़ा संकेतक है जो बताता है कि नरेंद्र मोदी के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा लचर हालत में चल रही है और इसे राम मंदिर से नहीं ठीक किया जा सकता है। $1 मुकाबले रुपए का गिर करके 86 रुपए पार पहुंचने का मतलब यह है कि $1 खरीदने के लिए तकरीबन 86 रुपए देने पड़ेंगे और $1 बेचने पर 86 रुपए मिलेंगे। यानी $1 के मुकाबले जब रुपया गिर रहा है तो भारत का 90% विदेशी व्यापार जिसकी बिलिंग डॉलर में होती है उन सब पर इसका असर पड़ेगा। मतलब अगर विदेश से किसी ऐसे सामान और सेवा की खरीदारी जिसके लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है वहां $1 के लिए 86 रुपए से ज्यादा का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक इसका उल्टा भी होगा। यानी अगर कोई सामान और सेवा विदेश में निर्यात की जाएगी तो उसके लिए पहले के मुकाबले $1 में ज्यादा रुपया मिलेगा। अब आप यहां पर कह सकते हैं कि यह बात तो अच्छी है, निर्यात करने पर भारत को विदेशों से ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन यहां पर जो समझने वाली और गौर करने वाली बात है वह यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू खाता घाटे वाली व्यवस्था है। भारत में आयात निर्यात से ज्यादा होता है। यानी भारत से कॉफी, मसाले जैसे सामान और तकनीकी सेवाओं का जितना निर्यात होता है उससे कई गुना ज्यादा ऑयल, गैस, टेलीकॉम, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई चीजों का आयात होता है। मतलब एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसीलिए भारत का विदेशी व्यापार हमेशा नकारात्मक रहता है। साल 1990 के बाद से लेकर अब तक भारत निर्यात से ज्यादा आयात करते आया है। मतलब जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने लगता है तो $1 के मुकाबले ज्यादा रुपए की जरूरत पड़ती है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम हो जाती है और $1 में जितना सामान मिलता था उतना ही मिलता है मगर रुपए का ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। इसका अंतिम नतीजा यह बनता है कि इकोनॉमी में माल और सेवाओं की जस की तस स्थिति रहती है और रुपए का जो प्रसार है, फैलाव है, वह पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। यानी महंगाई बढ़ जाती है और जब महंगाई बढ़ती है तो इसका सबसे बुरा असर उन पर होता है जो अपनी जिंदगी में कभी भी डॉलर और रुपए की लेन देन नहीं करते हैं,
जिनकी हैसियत भारत के लोकतंत्र में ऐसी बना दी गई है कि एक वोट से ज़्यादा उनकी कुछ हैसियत नज़र नहीं आती है, और भारत में जिनकी आबादी 90% से ज़्यादा है, और जिन्हें बरगलाने के लिए मोहन भागवत जैसे लोग यह कहते हैं कि जब राम मंदिर बना उस वक्त भारत को सच्ची आज़ादी मिली और रोजी रोटी का रास्ता राम मंदिर से होकर के जाता है। मौजूदा समय में रुपया कमजोर होने के कारणों को गिनाते हुए अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि मध्य एशिया में तनाव चल रहा है, इसलिए तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है, जिसका असर डॉलर पर भी देखा जा सकता है। कम मुनाफे की उम्मीद कर विदेशी निवेशक जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं भारतीय बाजार से अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा बाहर निकाल रहे हैं। अमेरिका में ऐसी खबरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि अमेरिका के नॉन फार्म सेक्टर में अच्छी खासी समृद्धि दिखने वाली है, इसलिए भारत से पैसा निकाल करके अमेरिका में इन्वेस्ट किया जा रहा है। चीन ने भी कुछ ऐसी नीतियां कुछ महीने पहले अपना ली हैं जिनकी वजह से भारत में जो इन्वेस्टमेंट किया गया विदेशी निवेशकों का पैसा है वह अपना पैसा निकाल करके चीन में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक यानी अब तक तकरीबन 1,40,000 करोड़ रुपए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बिकवाली हो चुकी है, और आगे और भी ज़्यादा विदेशी निवेश की बिकवाली होनी तय दिख रही है। इसलिए डॉलर और रुपए का अंतर और ज़्यादा बढ़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि भारत में ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर होता है, यानी ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जहां पर पैसा से पैसा बनाने का काम चलता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में। और जब भी इन्वेस्टमेंट करने वाले को लगता है कि उसे भविष्य में अपने इन्वेस्टमेंट पर कम कमाई के आसार हैं, कम कमाई की उम्मीद है, तो अपना पैसा निकाल करके यहां से 9-2-11 हो जाता है। यही इस समय हो रहा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की गहरी स्ट्रक्चरल कमियों की तरफ इशारा करता है। ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले ऐसी जगहों पर आने चाहिए जो प्रोडक्शन के काम में लगे हों, बुनियादी और संरचना को खड़ा करने के काम में लगे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में काम में लगे हों, ताकि रोजगार मिले, पूंजी का सही इस्तेमाल हो सके। अगर ऐसा होता तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अचानक से पैसा नहीं निकालते। डॉलर के मुकाबले रुपए में जो धड़धड़ाती हुई कमी दर्ज की जा रही है वह कमी नहीं दिखाई देती। फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वालों ने ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है जहां से वह आसानी से पैसा बाहर निकाल लेते हैं। इसीलिए जैसे जैसे वह पैसा बाहर निकालते हैं डॉलर के मुकाबले रुपया धड़धड़ाता हुआ गिरता हुआ नजर आता है। अर्थशास्त्र के जानकार यह बताते हैं कि एक गरीब मुल्क में जहां लोगों के पास ढंग से अपना जीवन जीने के लिए पैसा नहीं है, मानव संसाधन इतना विकसित नहीं है कि जो रिसोर्सेस है उसी का ढंग से इस्तेमाल कर पाए, वहां पर जो डोमेस्टिक इकॉनमी है बिना उसके मजबूत किए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो खुली नीति है उसकी अपनाने का मतलब यह है कि इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा और एक्सपोर्ट की संभावना कम होगी। आप खुद सोच कर देखिए कि भारत में दूसरे देशों से माल ज़्यादा आता है या दूसरे देशों में भारत से माल ज़्यादा जाता है, आपको खुद पता चल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो असंतुलन है भारत का वह तभी ठीक होगा जब ऐसी सरकारें होंगी जो भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगी। डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपए की परेशानी ठीक कैसे होगी? इसके लिए पैसे के दम पर बनाए गए मजबूत नेता नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मिजाज से भरपूर और संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने वाले नेता की जरूरत पड़ती है। ऐसे विचार की जरूरत पड़ती है जिसका इसमें गहरा विश्वास हो कि सरकार का धर्म मंदिर बनवाना नहीं है, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा करवाना नहीं है, लोगों को नफरत में बांटना नहीं है, बल्कि लोक कल्याण करना है। जिसका इसमें गहरा विश्वास हो कि लोगों को सच्ची आजादी राम मंदिर से नहीं मिलेगी बल्कि तब मिलेगी जब संविधान के मुताबिक स्वतंत्रता, समानता और न्याय का निवास भारत के हर इलाके और हर समाज में होगा। और मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि भारत में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिसकी विचारधारा और जिसके विचारक खुलेआम या निर्लज बातें करते हैं कि रोजी रोटी पर चिंता करना जरूरी नहीं है क्योंकि रोजी रोटी का रास्ता मंदिर से होकर जाता है। इस तरह की राजनीतिक सत्ता के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था फलने फूलने की बजाय बर्बादी के कागार पर चल रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले 15 साल से
वह आबादी जो टॉप 15% और 50% के बीच में मौजूद है, उसकी आमदनी बढ़ ही नहीं रही है। 18 साल से 35 साल के बीच तकरीबन 12 करोड़ ऐसे नौजवान हैं जो ना तो शिक्षा के क्षेत्र में हैं और ना ही किसी तरह का रोजगार का तलाश कर रहे हैं। किसी क्षेत्र में कार्यरत आबादी भारत के टोटल लेबर फोर्स का 45% के आसपास है, और जबकि उसकी जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वह बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब जहां पर सबसे बड़ी आबादी कार्यरत है, लेबर का काम कर रही है, वहां से बहुत ही कम प्रोडक्शन हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में हिस्सेदारी पिछले 30 साल में सबसे कम स्तर पर पहुंची हुई है। भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी अगर कांस्टेंट प्राइस पर देखा जाए तो 9 से 10 हज़ार रुपये महीने के आसपास झूल रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की महीने में जो एवरेज आमदनी है वो बांग्लादेश और नेपाल के जो एवरेज आमदनी है उससे भी ज़्यादा कम कमाई कर रहे हैं। साल 2023 में करीब 7 करोड़ 90 लाख इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न भरे गए, जिनमें से 63% टैक्स रिटर्न जीरो टैक्स वाले थे। प्राइवेट सेक्टर का मुनाफा बढ़ रहा है, मगर कैपिटल फॉर्मेशन पिछले 10 सालों में बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वह देश छोड़कर के भाग जा रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जा रहा है, मगर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रहे हैं। जब इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ना तो रोजगार बढ़ रहा है और ना ही कॉर्पोरेट की सैलरी बढ़ रही है। प्राइवेट कंजम्पशन कम हो रहा है और परिवारों की बचत भी कम हो रही है। यह भी गजब की विरोधाभास वाली स्थिति है। स्मॉल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहिए, मगर इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर कहीं रोजगार बढ़ रहा है तो वह कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, वहां पर रोजगार बढ़ रहा है, मगर वहां के रोजगार से बेहतर जिंदगी नहीं मिल सकती है। सरकार को पूरे अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है, मगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार ने यह फॉर्मूला निकाल लिया है कि भारत के टॉप 10 से 15% अमीरों को खुश करते रहना है, वहाँ से पैसा लाना है, चुनाव लड़ना है, अपने आप को सत्ता में बैठा लेना है, बाकी लोगों को मंदिर मस्जिद के झगड़े में फंसा देना है, राम मंदिर में भरमा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोरने के लिए बैंक खाता खुलवा देना है, फ्री में पैसा दे देना है, फ्री में बिजली दे देनी है, फ्री में गैस दे देना है, औरतों को मासिक अनुदान दे देना है। यही वह फॉर्मूला है जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का कामकाज चल रहा है। यह सारी आंकड़े और बातें भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे गहरी खामियों को उजागर करते हैं और यह साफ तौर पर बता रहे होते हैं कि जब तक इन सबको नहीं सुधारा जाएगा तब तक भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अपने मानव संसाधन का कुशल इस्तेमाल कर पाएगी, तभी स्वाभाविक तौर पर रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। और 140 करोड़ के देश में तो इतनी संभावनाएं हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो रुपया तो कमाल कर जाएगा। बाकी यह सारी बातें उन्हें तो नहीं समझ में आने वाली जिन्हें लगता है कि देश की रोजी रोटी का रास्ता राम मंदिर से होकर के जाता है। देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि उस दिन मिली थी जिस दिन राम मंदिर की अयोध्या में प्रतिष्ठा की गई थी। मोहन भागवत जैसे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं।